चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप ज़्यादा बातें करें, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे कंजंक्शन। क्या पढ़ रहे थे बच्चा? कंजंक्शन, है ना। ध्यान से समझते हैं। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक का मतलब होता है ना जोड़ने वाला। क्या करने वाला? यानी कंजंक्शन एक समझो कि जो रिश्ता करवाने वाले नहीं होते, जैसे अगुआ का काम करते हैं, है ना, या पंडित जी कह सकते हैं ना, जो एक फैमिली और दूसरे फैमिली को आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, है ना। पंडित जी तो बाद में जोड़ते हैं, उससे पहले अगुआ ही सिलेक्ट करते हैं ना, भैया इनका लड़की है, इनका लड़का है ना, आपस में आप बात कर लीजिए, देख लीजिए, अगर पसंद हो तो फिर ठीक है। कितनी बेकार शादी है पर ये, है ना। अभी तुम्हारे सामने लड़की है या तुम मतलब लड़की के सामने लड़का है, कैसे पता चलेगा 5-10 मिनट में, है ना, कि कौन कैसा है। ये कितनी बेकार शादी है। अरेंज मैरिज शादी तुम लोगों को अच्छी लगती है? मुझे नहीं पसंद है, पर चॉइस नहीं है ना भाई, करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है? यह जोड़ने का काम करता है। ये किसको जोड़ता है? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को, है ना। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी थी, ठीक है बच्चा। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कंजंक्शन होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? जो सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, है ना। बस मैंने कहा था कि उसका हल्का सा इंट्रो देख लेना कि कौन कौन से आते हैं, ज्यादा उसमें कचरा मत करना, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है? जो सेम को सेम से जोड़ता है ना। और जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो क्या करता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और जो कोरिलेटिव होते हैं वो ढेर सारे होते हैं, वो हमेशा पेयर में आते हैं। किस में आते हैं? ये बातें हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं या पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम ये बात करने वाले हैं कि एग्जाम में कंजंक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मैं ऐसा कौन सा ही क्वेश्चन आपको पढ़ा दूं जो सीधा आप ये पढ़ के जाओ और एग्जाम में एकदम साफ साफ छपा वही मिल जाए, अब उसको सही करके आ जाओ, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि ये 1 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है ना। तो इसको ना फुल ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड, बिल्कुल फोकस स्टडी पढ़ने वाले हैं, वही पढ़ेंगे जो सीधा एग्जाम में आ जाए, ठीक है जी, है ना। चलिए देखते हैं कुछ बातें। देखो मैं क्या करूंगा, आज की जो क्लास है वो है क्वेश्चन सेट, यानी कि एग्जाम्पल्स कह सकते हैं या एक्सरसाइज कह सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। यानी कि प्रैक्टिस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग प्रैक्टिस ऑफ कंजंक्शन। मैंने यहाँ पे एन नहीं लगाया, ठीक है, कंजंक्शन। तो जितने भी कंजंक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, चाहे वो 2024 के हों, चाहे 2023 के हों, चाहे 2022 के हों, ठीक है, उसके पहले कंजंक्शन ये जो टॉपिक्स थे ये सब नहीं आ रहे थे, है ना। ये नया जुड़ा गया है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं पहले मैं आपको वो करवाऊंगा, उसके बाद वो करवाऊंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस है। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लो, इससे बाहर अगर आ जाए तो जो कहना हो, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो आप आराम से इसको ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको कैसे करवाऊंगा ध्यान से समझना। मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग मिल के चेक करेंगे, और फिर जो ऑप्शन सही होगा वही सही क्यों होगा उसका कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे, है ना। ये नहीं कि इसका बी सही है तो बी क्यों सही है ना, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है ना। तो सबसे ना थोड़ी सी एक बात जान लो, अगर कुछ भी बात अंग्रेजी में लिखी होती है, आप मेरे साथ जैसे एक नहीं होता ऐसे नदी बहती है आराम सिंपली वे में, है ना, आप सिंपली लिखते चल सकते हैं, मेरी बातों को सुनते चल सकते हैं, मतलब कि आपकी आंखें भी खुली हो, हाथ भी चलता रहे, दिमाग भी खुला हो, है ना। तो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना, अगर इंग्लिश में कुछ भी लिखा है, अगर आप उसका थोड़ा बहुत मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं तो फिर पढ़ना बेकार है,
है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा गया है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है? जैसे ही, या इसको हम लोग कह सकते हैं ज्यों ही, है ना, ज्यों ही। एज सुन एज यानी ज्यों ही कॉल्ड माई नेम, उसने मेरा नाम पुकारा या बुलाया। आई, अब आई के बाद क्या लगेगा? आई रीच्ड, मैं पहुंचा। आई वुड रीच या आई विल रीच या आई हैज रीच्ड। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके हिसाब से? पहले आप बताइए, ए वाले कितने लोग हैं, है ना? तो अब ऐसे क्या है कि कभी पढ़ा नहीं है तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपली। कभी भी अगर किसी सेंटेंस में एज सुन एज आ जाए, क्या आ जाए? एज सुन एज। किसी सेंटेंस में अगर एज सुन एज आ रहा है, क्या आ रहा है? एज सुन एज। बात क्लियर है ना? ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान देना, इधर भी जो रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। क्या रहेगा? अब बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में ये आता है, ये गलत हो जाएगा। ये आता है, ये गलत हो जाएगा। ये आता है, गलत हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म, है ना? तो एज सुन एज आए तो ध्यान रखना कि इधर भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, और इधर भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी लिख लो और इसको पूरा नोट भी कर लो, ऐसे पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। चलिए दूसरा समझते हैं, है ना। देखिए, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, जब तक, है ना, जब तक कि नहीं। इसको ऐसे लिख देता हूं, जब तक कि नहीं, यानी जब तक कि नहीं ही बेक्स, यानी बेक्स का मतलब भीख मांगना या मांगना। माई पर्डन यानी कि जब तक कि वह क्या करता है? क्षमा नहीं मांगता है ना। और एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा, है ना। इसका हिंदी होगा कि जब तक कि वह क्षमा नहीं मांगता है मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। तो करूंगा, तो उस हिसाब से क्या लगना चाहिए? विल लगना चाहिए, है ना। ठीक है, तो कभी भी अगर अनलेस आ जाए, क्या आ जाए बच्चा? अनलेस। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, क्या हो? तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट होता ही होता है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी आएगी? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल, है ना। तो अनलेस ही बेक्स माई पर्डन आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम, जब तक कि वह मुझसे क्षमा नहीं मांगता मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा या मैं उसको माफ नहीं करूंगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, है ना, है ना, इसको लिख लीजिए क्षमा, और ये होता है माफ। चलिए देखते हैं तीसरा, है ना। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा, है ना। ही इनवाइट्स। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे विल आया है, क्या आया है? अरे बोलो ना। तो विल किस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। और साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने अभी अभी कहा है कि अगर इधर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ठीक है, और इधर क्या हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। अच्छा, मैंने अभी अनलेस वाला रूल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अनलेस में क्या होता है, अगर मान लेते हैं इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इधर क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर है तो प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट है तो इस हिसाब से अनलेस ही सही होगा ना। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक कि वह मुझे निमंत्रण नहीं देता है या वह मुझे नहीं बुलाता है ना। अनटिल तब लगाते हैं ना, जैसे कि जब हम समय की बात करें। किसकी बात करें? समय की बात करें, है ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डोंट मूव, है ना। मैंने कहा क्या? डोंट मूव अनटिल अनटिल आई केम। डोंट मूव यानी कि हिलना मत जब तक मैं ना आ जाऊं। समझ में आया? तो वहां पे लगाते हैं अनटिल। क्या लगाते हैं? है ना, कि जब तक तुम वहां पे खड़े रहोगे जब तक मैं ना आ जाऊं। पर यहाँ पे क्या है कि जब तक कि वह मुझे नहीं बुलाता है मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। नो सूनर, है ना। नो सूनर के साथ ये को रिलेटिव कंजंक्शन होता है। नो सूनर के साथ कौन आता है? देन नहीं, देन।
जो देन होता है ये ऐसे होता है, देन मतलब तब, देन का मतलब के बजाय होता है, पर यहाँ पे देन का मतलब कुछ और होगा। चलिए समझते हैं। नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, क्या होता है, मतलब कोई काम ना एकदम तुरंत हो रहा है ना, ज्यों ही मतलब ज्यों ही हैड ही इंटर द रूम, ज्यों ही उसने कमरे में प्रवेश किया, है ना। फिर क्या हुआ, ही वेंट आउट, और वहां पे हम लगाएंगे देन, क्या लगाएंगे, देन। तो यहाँ पे जो देन का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा त्यों ही या वैसे ही, है ना। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश किया वैसे ही मैं निकल गया, या वैसे ही वह निकल गया, या ज्यों ही उसने कमरे में प्रवेश किया त्यों ही वह निकल गया, या वह बाहर चला गया। बात क्लियर है ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा देन। हमेशा याद रखना नो सूनर के साथ देन लगता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, बहुत सिंपल है ना, नो सूनर आ जाए, क्या आ जाए, नो सूनर। और इधर पे अगर पास्ट परफेक्ट हो, क्या हो, पास्ट परफेक्ट, तो इधर पे क्या रहेगा पता है, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेंट आया है, क्या आया है, वेंट, और यहाँ पे क्या आया है, हैड। ये छोटी छोटी बातें भी आपको नोट करनी है। बट का मतलब लेकिन होता है, इफ मतलब यदि होता है, एंड मतलब और होता है। तो नो सूनर के साथ सिंपल सी बात है, देन लगेगा। नहीं पता चला कौन सा लगेगा, अंशिका कौन सा लगेगा, ऑप्शन ए बी सी कौन सा, क्योंकि मैंने कहा है जब भी एज सुन एज आता है उधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। चलिए देखिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ज्यों ही आई रीच द स्कूल, यानी ज्यों ही मैं स्कूल में पहुंचा, द बेल रैंग, है ना। त्यों मतलब कि त्यों नहीं कहेंगे, ज्यों ही मैं या जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बजी, मतलब कि बजी मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने आपको बताया कि एज सुन एज के केस में क्या होता है, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है, और ये और ये और ये गलत हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए, है ना। ये बहुत, इसको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये सभी के सभी 2024, 2023, 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बैठ जाइए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ का मतलब होता है यदि, क्या होता है, यदि तुम यहाँ आते हो, क्योंकि ये ध्यान से देखो ये कम है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि तुम यहाँ आते हो तो आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना, या तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो बट का मतलब तो लेकिन होता है, ये लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। देन नहीं लगाएंगे, है ना, देन लगाना सही होगा। देन का मतलब तब होता है, क्या होता है, तब, यानी कि यदि तुम यहाँ आते हो तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। और येट का मतलब होता है फिर भी, क्या होता है, फिर भी। ये सही नहीं है मतलब, है ना, इसका हिंदी होता है फिर भी, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ध्यान से देखिए। इफ यू डैश फिर हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। इसका मतलब ये है, यहाँ पे हर जगह स्टडी है, स्टडी, हैव स्टडीज और आर स्टडी, मतलब पढ़ाई को लेके बात हुई है। इफ यू मतलब कि स्टडी हार्ड, है ना, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सिक्योर तो तुम पाओगे, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन, यानी कि तुम फर्स्ट डिवीजन आ सकोगे, है ना। अब सवाल उठता है कि ये लगाना सही रहेगा, ये लगाना सही रहेगा, ये कि ये, कौन सा लगाना सही रहेगा। पहला बिल्कुल ही गलत जवाब, डी बिल्कुल गलत जवाब। कभी भी एक बात याद रखिए, कोई भी सेंटेंस अगर इफ से जुड़ा है, किससे जुड़ा हो, इफ से, ध्यान रखना। इधर अगर मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, तो इधर जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है, इधर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। इफ यू स्टडी हार्ड, इसका हिंदी क्या निकलेगा, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, है ना, तो क्या होगा, यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, तो तुम फर्स्ट डिवीजन पा जाओगे। बात क्लियर है ना। तो जैसे इसके पहले वाला था वैसे ये भी है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 पे, ध्यान से इसको समझिए, ठीक है ना। तो 8 को करने से पहले
थोड़ी सी हम लोग 9th और 10th को देख लेते हैं। कभी भी अगर इफ आ रहा है और ये जो सिचुएशन है ये है प्रेजेंट एंड डेफिनिट, क्या है प्रेजेंट एंड डेफिनिट, क्योंकि यू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और यहाँ पे भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो तय है कि यहाँ पे होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होगा? अब देखते हैं क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में आर आता है, गलत जवाब, विल आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट, यानी कि तुम पाओगे अब फर्स्ट क्लास, यानी तुम फर्स्ट क्लास आ जाओगे। ठीक है, बी सही हो जाएगा। विल बी तो कॉन्टिन्यूस में आता है और ये नहीं आता। ठीक है, यू के साथ विल लगाएंगे। आगे बढ़े, इफ यू वर्क हार्ड, वही बात है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, यू विल पास, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब इसमें ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा, इफ यहाँ पे यू है लेकिन यहाँ पे विल नहीं है, यहाँ पे वुड है भाई, क्या है ना? अगर यहाँ पे सिर्फ विल होता क्या होता, मतलब कि यहाँ पे अगर फ्यूचर एंड डेफिनिट होता तो यहाँ पे क्या लग जाता, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। पर क्या ये फ्यूचर एंड डेफिनिट है, ये कुछ और ही है। वुड तब लगाते हैं जब, मैं बता दे रहा हूँ वुड कब लगाते हैं, वुड हम तब लगाते हैं जब पास्ट में हम किसी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम की होती, है ना, यू वुड हैव पास, तो तुम पास होते। मैं बात कर रहा हूँ पिछला यानी पुराना, जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ, रमजान को कह रहा हूँ, नहीं रमजान को नहीं कहेंगे, ठीक है, अपने आप को कह रहा हूँ कि अगर मैंने है ना कठिन परिश्रम की होती तो मैं पास होता, तो ये बात बीती हुई है ना, और बीती हुई में भी मैं पास होता, तो ये जो पास होता ये थोड़ी सी फ्यूचर की तरफ जा रहा है कि अगर मैंने परिश्रम की होती तो मैं पास होता। इस हिसाब से अगर यहाँ पे वुड हैव लगा है, ध्यान रखना कि यहाँ पे लगेगा हैड वर्क हार्ड। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है पास्ट परफेक्ट, है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और ये जो बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था।